हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टॉपर्स मंत्रा। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है और वो अपने एग्जाम्स में उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ढूंढ रहे हैं जो उनके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन के उन सभी क्वेश्चन की जो कि 5 मार्क्स में आपके आ सकते हैं या फिर आपके एग्जाम में 3 मार्क्स में आ सकते हैं या फिर आपसे एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो हम ये जानेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम शारीरिक शिक्षा है, जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उन लोगों को भी पता चल जाए शारीरिक शिक्षा क्या है, और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम बात करेंगे। सबसे पहली बात तो अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनका भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। सबसे पहली बात तो शारीरिक शिक्षा है क्या, यहाँ पर आप इसकी परिभाषा समझिए। जैसा कि हम जानते हैं, शारीरिक शिक्षा हमारी शिक्षा का वह भाग है जिसमें हम स्वास्थ्य, खेल, खिलाड़ी, टूर्नामेंट, इसके अलावा पोषण, चोट, शरीर और इनमें समाहित जो हमारे मस्तिष्क के अंग है, आत्मा, इन सभी का अध्ययन हम करते हैं। आत्मा के बारे में मतलब ये मत सोचना हम भूत प्रेत के बारे में पढ़ते हैं, यानी हम अपने आप को समझने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से एक खिलाड़ी स्वस्थ रह सकता है, खेल में हम अपनी रुचि प्रतिभा कैसे बढ़ा सकते हैं, एक अच्छे खिलाड़ी की क्या क्या गुण होते हैं, टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यक्ति का स्वास्थ्य से संबंधित हर एक बात जो खेल से संबंधित जिसकी वजह से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, हम इन सब चीज़ों को इसके अंदर अध्ययन करते हैं। शारीरिक शिक्षा क्या है, तो शरीर और शारीरिक क्रिया। पहली बात तो हमारा जो बॉडी है, बॉडी का स्ट्रक्चर और जो हमारी शरीर की क्रिया है, उनके द्वारा हर एक व्यक्ति संपूर्ण हितैषकारी विकास करना है, यानी हर एक व्यक्ति अपने शरीर और शरीर की क्रियाओं से उसके शरीर का पूरा विकास हो और शरीर के सभी अंगों का भी विकास हो, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। और जब हम ऐसे स्टडीज को करते हैं जिससे हमारे शरीर के सभी अंगों का विकास हो, जैसे एक बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो किस प्रकार से वो चलना सीख रहा है, किस प्रकार से वो खेलना सीख रहा है, किस प्रकार से व्यक्ति चीज़ों को कितनी जल्दी समझ पाता है, ये सारी की सारी क्रियाएं जो शरीर के विभिन्न अंगों का विकास करती है, ये भी शारीरिक शिक्षा का ही एक अंग है। अच्छा, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि हमें शारीरिक शिक्षा क्यों पढ़ाते हैं। हमें शारीरिक शिक्षा पढ़ाने का जो मूल लक्ष्य है वो है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो। व्यक्ति केवल शिक्षा पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अपने शरीर के बारे में भी उसका जो है ज्ञान होना आवश्यक है। एक स्वस्थ व्यक्ति की क्या क्या निशानी है, एक स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति के लिए केवल अपनी पढ़ाई पे या और ऐसी एक्टिविटीज़ पे जो करियर के लिए है केवल उस पे ही नहीं, बल्कि हमें अपने शरीर और उसे स्वस्थ रखने वाले कार्यों को भी देखना चाहिए। इसका क्या क्या उद्देश्य है, अगर हम बात करते हैं शारीरिक शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य है, तो पहला उद्देश्य है शरीर का विकास करना, दूसरा मानसिक विकास करना, तीसरा सामाजिक विकास करना, चौथा भावनात्मक विकास करना और पांचवा अध्ययनात्मक विकास करना। शरीर के विकास में यानी शारीरिक विकास जो फर्स्ट पॉइंट है आप सभी का, तो शारीरिक शिक्षा में हम शरीर के अलग अलग भागों के बारे में पढ़ते हैं, किस प्रकार से हम शरीर को अपने स्वस्थ बना सकते हैं, शरीर को किस प्रकार मजबूत बनाया जा सकता है, हमारे शरीर में भार कम है तो हमें क्या करना चाहिए, शरीर को शक्ति किस प्रकार मिल सकती है, शरीर के अंदर गति, लचक, सहन क्षमता, ये सारी चीज़ें कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये हमें शारीरिक शिक्षा से पता चलता है। और हमारे शरीर का ठीक ढंग से विकास हो, इसके बारे में भी हम शारीरिक शिक्षा के अंदर पढ़ते हैं। शारीरिक के साथ साथ मानसिक विकास, हमें किन सावधानियों को रखना चाहिए, ध्यान क्या रखना चाहिए, खेलते समय कौन कौन सी रणनीतियाँ अपनानी चाहिए, ये सब हमारे मेंटलिटी को शो करता है। और शारीरिक शिक्षा में पढ़ाई के साथ साथ क्रियात्मक का भी ज्ञान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मानसिक रूप से भी हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, जैसे हमारे शरीर में हार्मोन है ना, इन सब चीज़ों का सकारात्मक प्रभाव रहे, शरीर ठीक तरीके से विकास करे, इसके बारे में। अगला हमारे शरीर का जो है सामाजिक तालमेल बनाने के लिए, जैसे मुकाबला व तालमेल खेलों के मुख्य बिंदु हैं। अगर खेल के अंदर देखें तो मेनली कंपटीशन जो होता है वो उस पर हमारा मेन कंसर्न होता है, लेकिन हमें खेलों के अंदर कोऑर्डिनेशन भी करना होता है, ईमानदारी रहे, अनुशासन रहे, समाजीकरण रहे, हमारे अंदर थोड़े से नेतृत्व के गुण समाहित होने चाहिए। ये सारे गुण जो है हमें शारीरिक शिक्षा से पढ़ने के बाद में हमें मिलते हैं। भावनात्मक स्थिरता, हार जीत की बात है, कोई भी खेल होता है उसमें हार जीत होती है, धैर्य रखना सीखते हैं हम आक्रामक जो प्रवृत्ति के होते हैं उससे थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर की तरफ, प्रेम की तरफ बढ़ते हैं। और शारीरिक शिक्षा से हमें शरीर को एक
व्यवस्थित रूप से किस प्रकार से रखा जा सकता है, अपनी भावनाओं को किस प्रकार से नियंत्रण में रखा जा सकता है, इसमें भी हमें मदद करता है। अध्यात्म की बात करते हैं तो प्रकृति से लगाव, प्रकृति के नियमों के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी पेपर में क्वेश्चन होता था, भारत में खेलो, जैसे भारत के अंदर है खेलो भारत कार्यक्रम या खेलो इंडिया कार्यक्रम। यहाँ पर ये भारत और ये इंडिया दोनों आपको पता है दोनों एक ही नाम है, तो खेलो भारत कार्यक्रम कह लो या फिर खेलो इंडिया प्रोग्राम कह लो, प्रोग्राम को इंग्लिश में कार्यक्रम कह देते हैं। तो ये राष्ट्रीय स्तर की एक योजना है, ये भारत सरकार द्वारा जो है साधारण जन की एक प्रतिमा मंच, यानी हर कोई व्यक्ति इसके अंदर पार्टिसिपेशन कर सकता है, जो खेलों में अधिक भागीदारी और उत्कृष्टता के साथ देश की संस्कृति का विकास करना, उसे ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करना है खिलाड़ियों को ताकि वो अपनी खेल का अच्छा प्रदर्शन दिखा जा सके। आपसे बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि भाई खेलो इंडिया कार्यक्रम है उसकी शुरुआत कब हुई, तो 2018 में आरंभ हुआ और इसकी शुरुआत कहाँ पर से हुई थी, 2018 में दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई थी। आप सभी को ध्यान रखना है, खेलो इंडिया कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत 2018 में दिल्ली से हुई। इस खेल का जो सारण है स्टार स्पोर्ट्स चैनल पे किया जा रहा था, स्टार स्पोर्ट्स याद रखना है। खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुविधा उपकरण मुहैया करवाई जा रहा था ताकि खेलों में भारत का जो प्रदर्शन है उसको बढ़ाया जा सके। इसीलिए आगे चलकर खेलो इंडिया जो प्रोग्राम है इसका नाम में बदलाव किया गया, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स पहले नाम था इसका, और इसका अब नाम क्या रख दिया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स रख दिया गया। नया नाम क्या है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स रख दिया, पहले स्कूल गेम्स था, इसका नाम परिवर्तन करके यूथ गेम्स रख दिया गया है। इसके साथ साथ इस वर्ग में इसमें अंडर 17 वर्ग के, अंडर 21 वर्ग के विद्यार्थी जो है वो खिलाड़ी भाग लेते हैं। हम कहें तो इसमें कितनी उम्र तक के जो है, पहली बात तो जो आपके जूनियर खिलाड़ी हैं वो उसमें कहाँ से कहाँ तक भाग लेते हैं। जब स्कूल गेम की बात करेंगे 17 से 21 साल तक, लेकिन जब यूनिवर्सिटी गेम की बात करते हैं तो उसमें 21 जैसे यूनिवर्सिटी गेम है उसमें 17 से 25 वर्ष तक, तो उसकी आयु जो है 25 वर्ष तक के बच्चे जो है वो यूनिवर्सिटी गेम में ले सकते हैं पार्टिसिपेशन 17 से। और जब हम बात करते हैं अंडर 17 भी होता है, अंडर 21 भी होता है, तो वो स्कूल लेवल पे आपके चलता है। छात्रवृत्ति के तौर पे यानी खिलाड़ी को क्या क्या मिलता है, प्रथम खेल चयन खिलाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए तैयारी कराने के लिए 8 वर्ष तक 5 लाख प्रति माह मिलता है, यानी एक खिलाड़ी को 5 लाख प्रति माह रुपए भी मिलेंगे ताकि वो उसको कोई और काम नहीं करना, प्रतिवर्ष मिलेंगे, माह नहीं, यहाँ पर प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए आपको साल में मिलेंगे। और लगभग देखोगे 8 वर्ष तक आप लोगों के लिए किया जाता है। और खेल में इसके साथ साथ आपको प्रथम संस्करण जो है आपको पता है 2018 में दिल्ली में हुआ। इसके बाद में 16 खेलों में प्रतिस्पर्धा हुई जिसमें हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली के सबसे ज्यादा मेडल किसके थे, हरियाणा के 38 थे, फिर किसके थे, महाराष्ट्र के 36, फिर कितने थे, दिल्ली के 25। दूसरा संस्करण जब हुआ वो पुणे में हुआ। पुणे कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के इसमें ज्यादा मेडल थे, इसमें 85 महाराष्ट्र के थे, 62 जो है हरियाणा के थे और 48 जो है वो दिल्ली के थे, याद रखना है आप सभी को। और ये जो है इसका आयोजन 9 जनवरी से 20 जनवरी तक किया गया था। इसके बाद में तीसरा संस्करण जो है वो कब हुआ था, 2020 में हुआ। आपको पता है गुवाहाटी असम में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि महाराष्ट्र को 78, हरियाणा को 68 और जो दिल्ली है उसको 39 जो है पदक मिले थे, विजयी रहे थे। चौथा संस्करण जो है वो कब किया गया, 2022 में हरियाणा में किया गया था। और इसमें 4 नए स्वदेशी खेल जो है जोड़े गया था, एक तो मटका, मलखंबा है ना, थांगता और आपका कलारी, ये 4 खेल हैं। ये चारों खेल नाम याद रखने, पिछली बार भी पेपर में आया था, हो सकता है आपके आ जाए। सबसे ज्यादा इसमें अब क्या जो मेडल्स थे वो किसको मिले, हरियाणा को 52 मिले, महाराष्ट्र को 45, कर्नाटका को 22 मिले थे, आपको याद रखना है। खेलो इंडिया के जो शीतकालीन खेल हैं उसमें शीतकालीन खेल में लेह और जो आपका गुलमर्ग में आयोजित किए जाते हैं, क्योंकि शीतकालीन खेल है बर्फ पे खेले जाते हैं, इसीलिए लेह लद्दाख वहां पर आयोजित किया जाता है। इसमें 17 खेलों में स्पर्धा हुई जिसमें जम्मू कश्मीर विजेता रहा। सीधी सी बात है, जम्मू कश्मीर विजेता इसलिए रहा क्योंकि जम्मू कश्मीर में बर्फ रहती है और वो खुद ही वहां पर ज्यादातर खेलेगा। इसके बाद में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल जो है सबसे पहले कहाँ पर, भुवनेश्वर में आयोजित हुए, भुवनेश्वर उड़ीसा में। इसमें 17 स्पर्धा हुई थी, 17 खेल हुई थी। इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी जो है चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ में, वो पहले स्थान पे थी। दूसरे नंबर पे जो है सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे की रही थी। और जो तीसरी यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला जो है वो 3rd नंबर पे रही थी। दूसरे यूनिवर्सिटी खेलों में
जैन विश्वविद्यालय प्रथम, पंजाब विश्वविद्यालय द्वितीय और आपका लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वो 3rd नंबर पे रहा था। और ये बैंगलोर में आयोजित है। यानी अब तक 2 बारी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भी आयोजित किए जा चुके हैं। अब इस खेल का बेसिकली मिशन क्या है? खेल का मिशन ये है कि देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, यानी देश के जो सांस्कृतिक खेल है उसको बढ़ावा देना और उनके में जो है उत्कृष्टता लाना, खेल के प्रति उनके अंदर नई भावना जगाना। साथ ही साथ जो खेल को लेकर बढ़ते बिना किसी भेदभाव को समाप्त करना। आप कह सकते हो भेदभाव को क्या करना? समाप्त करना। युवाओं और बच्चों के बीच में सर्वांगीण विकास हो, यानी सबका विकास हो, सबका क्या हो? विकास हो। इसके बाद में लिंग समानता लाई जाए, महिला और पुरुष में भेद ना किया जाए। और अगला, स्वस्थ जीवन शैली का लोगों को मार्ग दिया गया कि भाई खेलों के जरिए हम आपको फिट रख सकते हैं, आप फिट रह सकते हो। खेलों द्वारा राष्ट्रीय गौरव और आर्थिक विकास करने का भी अवसर मिलता है, जिससे कई लोग देखने आते हैं तो उससे टिकट वगैरह में भी फायदा मिलता है। अब यहाँ पर मेन अगर हम देखें तो मेन उद्देश्य क्या रहा था इसका आपको पता चल गया। अब अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अगर शारीरिक शिक्षा आप फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में करियर किस प्रकार से बना सकते हो? तो भाई आप सभी को पता है कि आज के ज़माने में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर हम शारीरिक शिक्षा को सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें बन सकते हैं। जैसे हम अध्यापन टीचर बन सकते हैं, कोच बन सकते हैं, खिलाड़ी के जो अंपायर ऑफिशियल अंपायर होते हैं, प्रबंधक बन सकते हैं, तकनीकी विज्ञानों विशेषज्ञ बन सकते हैं इत्यादि तौर पर हम कार्य सिंपली हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका फिजियोथेरेपिस्ट होता है, आप सभी का डिफेंस मैनेजमेंट के अंदर आपका काम हो सकता है। इसके अलावा जो लोगों को फर्स्ट एड दिया जाता है उसके अंदर आपको काम मिल सकता है। तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आप क्या कर सकते हो? अपना करियर बना सकते हो। खेल पत्रकारिता और खेलो फोटोग्राफी क्या है? तो खेल पत्रकारिता का मतलब क्या है? जिन शारीरिक खेलों में शास्त्रियों ने को लिखने की प्रतिभा होती है, नहीं कुछ ऐसे भी होते हैं लोग खिलाड़ी जिन्हें लिखने की प्रतिभा होती है, जो खेलों के बारे में अच्छा वर्णन कर पाते हैं, तो वो खेल पत्रकार के रूप में अपना करियर का चयन कर सकते हैं। जैसे आप अच्छे खिलाड़ी हो, आपको खेल के बारे में बहुत नॉलेज है, तो आप क्या कर सकते हो? एक खेल के बारे में अपनी मैगजीन निकालने वाले पत्रकार बन सकते हो। खेल पत्रकार जो है विभिन्न अखबारों मैगजीनों के साथ कार्य करने का उसे अवसर मिलता है, क्योंकि खेलों से संबंधित उसको बहुत ज़्यादा जानकारी होती है और वो अपनी उन जानकारी को क्या कर पाता है? व्यक्तियों को दे पाता है, बता पाता है। साथ ही साथ में खेल पत्रकार जो है सजीव घटनाओं व खिलाड़ी के बारे में क्या ख्याल है, कौन अच्छा खेलेगा, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चल सकता है खेल पत्रकारिता के बारे में। आप सभी को ध्यान रखना है, वो उनके विवरणों को अच्छी तरीके से बताते हैं। साथ ही साथ में किसी खिलाड़ी का प्रदर्शन किस प्रकार से अच्छा होता है, कहाँ पर खराब रहता है, कहाँ पर बुरा रहता है, ये सारा की सारी जानकारी जो हमें खेल इससे पता चल जाती है। खेल फोटोग्राफी में क्या हो जाता है कि भाई यह कैरियर केवल उन्हीं शारीरिक शिक्षा का है जो शिक्षार्थियों के लिए उपयोगी है, जैसे जिनकी खेलों में फोटोग्राफी में रुचि हो, यानी ऐसे लोग ही इसके अंदर आगे बढ़ सकते हैं जो इंटरेस्ट लगते हैं। खेलों को सच्चे अर्थ से अगर हम देखें तो दृढ़ व्यक्ति में अपने करियर बना सकते हैं, और ये भी कई क्षेत्रों में अपने हो सकते हैं, जैसे समाचार पत्र के लिए, मैगजीन के लिए, खेल जगत के लिए, और साथ ही साथ में आजकल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के लिए ये अलग अलग प्रकार की तस्वीरें प्रोवाइड कराते हैं। और हालांकि ये ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है, खेल पत्रकार ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन ये भी आप देखो तो हो सकता है। आजकल खेलों में उपकरण जो है बदलते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि खेलों में उपकरण बदल रहे हैं और उससे क्या लाभ मिल रहे हैं। तो भाई सबसे पहली बात तो जो प्रदर्शनी जो है वो बढ़ रही है। पहले हम खेल अलग स्थानों पे करते थे, सही निर्णय लिया जा रहा है, जैसे आजकल रिव्यू सिस्टम होता है और सारी चीज़ें होती है, तो उसके थ्रू हम निर्णय सही ले पाते हैं, चोटों से बचाव हो जाता है। आजकल देखते हो मैट या अलग अलग तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तकनीक से बनाई हुई। जैसे कबड्डी खेलते पहले मिट्टी पे खेली जाती थी, अब मैट पे खेला जाता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? लोगों को चोट लगने की संभावना कम हो जाती है, दर्शकों को रुझान आता है, यानी दर्शकों का थोड़ा सा अट्रैक्टिवपन बढ़ जाता है, खेलों में व्यवस्था बढ़ती है और खेलों की जो सुंदरता व काफ़ी सफाई में भी वृद्धि होती है, अच्छे से दिखाया जाता है। ये भी आप इसके अंदर कह सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, प्राचीन और आधुनिक ओलंपिक में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? ध्यान रखना है, प्राचीन ओलंपिक जो है ये 776 BC में शुरू किए गए थे, लेकिन आपका 394 AD में एक रोम के राजा थे जिनका नाम है थियोडिसिस फर्स्ट ने बंद करवा दिए गए। और क्योंकि खेल धार्मिक आधार पर यूनान के देवता जो है जियूस, आपसे पेपर में आ सकता है कि किस देवता की याद में खेला जाता था, तो जियूस देवता के सम्मान में आयोजित किया जाता था और इसमें केवल यूनानी ही भाग ले सकते थे। इसमें केवल पुरुष ही इस खेल में पार्टिसिपेशन करते थे
इसका कोरिबस मिलो था, ये इसका पहला विजेता था। और प्रथम पदक जो है, पहले जो इनको ऑलिव ऑयल यानी जैतून की जो पेड़ की शाखा पत्ते सम्मान में दिए जाते थे इनको, जो भी खिलाड़ी खेल में जीतता था। लेकिन आधुनिक ओलंपिक की बात करते हैं तो आधुनिक ओलंपिक के खेल की शुरुआत 1896 में एथेंस यूनान में शुरू किए गए। और इसके जनक जो है, आधुनिक ओलंपिक के जो जनक कहे जाते हैं, बैरन पियर डी कोबर्टिन, इनके द्वारा ये किया गया था 16 जून। इसके बाद में आगे चल के 16 जून 1894 में पेरिस में मीटिंग हुई। उस मीटिंग में निर्णय लिया गया कि भाई हर जो ओलंपिक खेल होंगे वो 4 साल बाद में आयोजित किए जाएंगे। और अब तक 3 बार ओलंपिक खेल जो है रद्द हो चुके हैं। आपसे पेपर में पूछ सकता है कब कब ओलंपिक खेल रद्द हुए। पहला 1916 में, क्योंकि 1914 से लेकर 1918 तक ये पहला विश्व युद्ध चल रहा था। दूसरा जो ओलंपिक जो रद्द हुआ था वो हुआ, आप सभी देखोगे, 1940 में और 1944 में। रद्द होने का मतलब है ड्रॉ हो गया, किसी हुआ ही नहीं। 3 बार ही हुआ है। ये भी आप देखोगे 1939 से लेकर 1945 तक क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। तो ये एक बार इस टाइम बंद हो गए 1916 में, एक बार ही आपका 1940 में और एक बार 1944 में, 3 बार बंद हुए हैं। लेकिन आप देखोगे जो आपका रियो ओलंपिक था वो क्या हो गया था, स्थगित हो गया था। स्थगित होने का मतलब है उसकी डेट को आगे बढ़ा दिया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपसे आने वाले ओलंपिक के बारे में भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर आयोजित किया जाता। प्राचीन ओलंपिक की खास बात है इसमें आयोजन सिर्फ यूनानी लोग ही करते थे और यूनान के प्रतिभागी इसमें शामिल हो सकते थे। ये एक धार्मिक त्यौहार था, 5 दिनों के लिए किया जाता था और इसे हर 4 साल में आयोजित किया जाता था। आधुनिक ओलंपिक में खासियत ये भी 4 साल में होता है, 16 दिन तक चलता है, पहले 5 दिन तक चलता था। इसमें देश के किसी भी जगह का नागरिक हो सकता है पार्टिसिपेशन करने वाला, और विश्व में कहीं पर भी ये कराया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि यूनान में ही कराया जाएगा। तो अलग अलग देशों में जहाँ पर भी ग्राउंड्स वगैरह की फैसिलिटी होती है तो वहां पर इसको क्या किया जाता है, आयोजित कराया जाता है। ठीक है भाई। ओलंपिक के कुछ आदर्श जो है वाक्य, ध्वज और शपथ के बारे में बात करेंगे। तो भाई ओलंपिक चार्टर के अनुसार ओलंपिक को इस तरीके से परिभाषित किया जाता है, ओलंपिक जो प्रतीक के सामने 5 इंटर जो है लिंकेड रिंग होते हैं, यानी 5 सर्कल होते हैं, ऐसे ऐसे इंटरलिंक 5 सर्कल होते हैं, जिसमें 5 सर्कल जो है अलग अलग रंग से होते हैं। जिसमें अगर हम देखें तो अलग अलग जो रंग के सर्कल है वो अलग अलग महाद्वीपों को दर्शाते हैं। इसमें कौन कौन सा रंग है, नीला रंग है, पीला रंग है, काला रंग है, हरा रंग है और लाल रंग है। नीले, काला, हरा और लाल जो ऊपरी की तरफ होते हैं, ऊपर की तरफ जो होगा नीला होगा, काला होगा और लाल होगा। जो नीचे की तरफ आपके कौन कौन से बच गए, अब देखो पीला बच गया और ग्रीन बच गया, हरा बच गया, ये यहाँ होते हैं। और बेसिकली ओलंपिक शुरुआत करने टाइम भाई ये दिखाता है कि 5 महाद्वीप कैसे एकता से जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ में इसमें मशाल भी जलाने की परंपरा है। ओलंपिक चार्टर के अनुसार रंगों के रिंग को अकेला महाद्वीप जो है, अब इसका जो बैकग्राउंड होता है, सर्कल तो ऐसे होंगे लेकिन इसका जो बैकग्राउंड होगा वो व्हाइट होता है, और व्हाइट बैकग्राउंड शांति का प्रतीक है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ओलंपिक के आदर्श शब्द आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे आपका CTS, ऑल्टियस, फोर्टियस और आपका कम्युनिटर, ये 4 शब्द हैं। इसका अर्थ क्या होता है, साइटियस का मतलब तेज होता है, ऑल्टियस का मतलब होता है अधिक ऊंचा होता है, फोर्टियस का मतलब होता है सर्वाधिक शक्तिशाली होता है, और आपका कम्युनिटर का मतलब क्या होता है, एक साथ, हम एक साथ हैं। कम्युनिटर शब्द का पहली बार प्रयोग जो है 2020 के ओलंपिक में किया गया है, यानी 2020 का जो ओलंपिक हुआ है उसके अंदर। ओलंपिक की ध्वज की बात करते हैं तो इसे कब 1913 में बैरन पियर डी कोबर्टिन द्वारा सुझाव किया गया, और पहली बारी 1920 के ओलंपिक में पहली बार प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसको फहराया गया था। टोक्यो ओलंपिक में इसका संशोधन किया गया, इसमें बदलाव किया गया, और जो है कम्युनिटर शब्द जो है उसके अंदर जोड़ा दिया गया। आपने देखा ऑल्टियस, फोर्टियस और आपका साइटियस या CTS शब्द आप बोलते हो, ये शब्द इसमें था। ये 3 शब्द है। ओलंपिक की शपथ की बात करते हैं तो 2002 में इसकी शपथ ओथ दी गई कि सभी प्रतिभागी जो है इसके अंदर ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम ओलंपिक को खेल के नियमों का आदर करेंगे, उसका पालन करेंगे, और साथ ही साथ में हम किसी भी प्रकार की कोई चीटिंग नहीं करेंगे। इस तरीके से ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है इस वीडियो को लाइक करें, बाकी और भी आप सभी के लिए वीडियो बनेगी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, और बाकी और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।